अपूर्व त्रिपाठी, जिला ट्रेनर, आपको आज जाति आधारित गणना के विषय में सारी बातें बताऊंगा। परगणक का क्या कार्य होगा, सुपरवाइजर क्या कार्य करेंगे, चार्ज अधिकारी किस तरह से अपना वर्क करेंगे, ये सारी बातें मैं आज आपको यहाँ बताऊंगा। तो आप गौर से बने रहिए और देखते रहिए। हम यहाँ जमा हुए हैं प्रथम चरण के प्रशिक्षण के लिए, जो फर्स्ट फेज का जो कार्य है 7 जनवरी से 22 जनवरी के बीच। इस कार्य को करने के लिए जो हमें दिशा निर्देश दिया गया है, उसको हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कार्य को करेंगे। तो प्रथम चरण का जाति आधारित गणना हमारी है, और इसमें हम सबसे पहले चार्ज के बारे में बात करेंगे कि चार्ज किस प्रकार से होगा। जिला के अधीन ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड एक चार्ज होगा। जिला के अधीन नगर क्षेत्र में प्रत्येक नगर निगम एक चार्ज होगा। चार्ज रजिस्टर का निर्माण चार्ज पदाधिकारी करेंगे, और जिनकी जिम्मेवारी होगी कि गणना से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों का संपादन उनको करना होगा। इन सब इकाई के पदाधिकारी चार्ज पदाधिकारी होंगे, जिनकी जिम्मेवारी अपने क्षेत्र में गणना से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों का संपादन करना होगा। चार्ज स्तर पर विभिन्न कार्यों से संबंधित कोषांग गठित होंगे और आवंटित कार्यों का निष्पादन चार्ज अधिकारी के निर्देश पर करेंगे। सहायक चार्ज अधिकारी की मुख्य जिम्मेवारी होगी प्रपत्र में जाति की प्रविष्टि सही की जाए, उपजाति की प्रविष्टि नहीं हो, अन्य के अधीन जाति अंकित करने से के पूर्व अंचलाधिकारी की लिखित पूर्वानुमति अनिवार्य है। चार्ज रजिस्टर प्रत्येक चार्ज का कंट्रोल रजिस्टर होता है। चार्ज रजिस्टर में निम्न अभिलेख संधारित किए जाते हैं: चार्ज का संक्षिप्त विवरण, चार्ज अधिकारी सहायक चार्ज अधिकारी की विस्तृत सूचना, गणना कोषांग गठित करने के आदेश की प्रति, परगणक एवं पर्यवेक्षक की विस्तृत सूचना, गणना उपगणना ब्लॉक आवंटन विवरणी, चार्ज का नक्शा, सभी पर्यवेक्षकीय नक्शा। चार्ज रजिस्टर का जो निर्माण हम करेंगे, उसमें जिला का नाम, प्रखंड निकाय, नगर निकाय का नाम, कुल पंचायत, कुल वार्डों की संख्या, सर्किलों की संख्या, कुल गणना ब्लॉक की संख्या, ये चार्ज रजिस्टर का निर्माण चार्ज अधिकारी करेंगे। सहायक चार्ज अधिकारी उसको वेरीफाइड करेंगे, और अंत में चार्ज अधिकारी अपना नाम और सिग्नेचर बजाप्ता उसमें अंकित करेंगे। चार्ज रजिस्टर, जिस जिले का नाम, जिस जिले में ये जाति आधारित गणना करनी है, उस जिले का नाम लिखना होगा। प्रखंड, जिस ब्लॉक से हम करेंगे, उस ब्लॉक का नाम, चार्ज अधिकारी सहायक चार्ज अधिकारी का नाम, पद नाम, स्थायी पता, एसटीडी कोड सहित फोन नंबर, मोबाइल नंबर, स्थापना अवधि और सिग्नेचर का नमूना। ये चार्ज अधिकारी प्रखंड स्तर पे होगा। ब्लॉक स्तर पे बीडीओ, सीओ, बीएसओ, डीएसओ, यही लोग इस कार्य का संपादन करेंगे। आगे, चार्ज रजिस्टर में पर्यवेक्षक का नाम, पदा एवं पद नाम, कार्यालय का पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब देने के बाद परगणक का नाम, पद नाम, पंचायत, जिस पंचायत का वो कर रहा है उसका कौन सा वार्ड कर रहा है, गणना उपगणना ब्लॉक की क्या संख्या है उसकी, वो कौन से भवन तक कर रहा है, ये सारी जानकारी आपको ये चार्ज रजिस्टर में अंकित करना होगा। जो प्रखंड स्तर पे होगा, ये चार्ज अधिकारी इस रजिस्टर का निर्माण करने के बाद, उसके बाद कार्यालय सहित मुहर और सिग्नेचर अपना अंकित करेंगे। बिहार जाति आधारित जनगणना, वार्डों की कुल संख्या, चार्ज में ब्लॉक उपगणना ब्लॉकों की कुल संख्या, परगणकों की संख्या, पर्यवेक्षकों की संख्या, और चार्ज रजिस्टर में कितने पन्नों को यूज किया गया है उस पन्नों की संख्या यहां लिखेंगे, और चार्ज अधिकारी इसका प्रमाण पत्र भी अर्जित करेंगे। और उसके बाद सारी डिटेल्स, किस गांव, किस वार्ड, किस क्षेत्र का हो रहा है, ये सब चीज इसमें यहां अंकित करना होगा पूरी तरह से। कौन से पर्यवेक्षक कितने परगणकों के साथ काम कर रहे हैं, ये सब इसमें दिखाना होगा।
चार्ज रजिस्टर, प्रत्येक चार्ज पर एक रजिस्टर 2 प्रतियों में तैयार किया जाएगा, जिसमें चार्ज की पूरी सूचना, चार्ज अधिकारी, सहायक चार्ज अधिकारी की विस्तृत विवरणी, गणना कोषांग में काम करने वाले सभी अधिकारी कर्मियों की विस्तृत विवरणी, चार्ज में काम करने वाले सभी प्रगणकों पर्यवेक्षकों की विस्तृत जानकारी। इसमें नक्शा, पर्यवेक्षक के क्षेत्र का नक्शा संकलित किया जाना है। चार्ज रजिस्टर गणना कार्य के नियंत्रण में गणना कार्य के उपरांत किसी अन्य आवश्यक कार्य हेतु आवश्यक होता है, इसलिए इसको पूरी तरह से 2 कॉपी में तैयार करना है और ये एक जगह संधारित होगा। ये हमारा चार्ज रजिस्टर का निर्माण है जो प्रखंड स्तर पे होगा। बीडीओ, सीओ, बीएसओ, डीएसओ, ये जो भी चार्ज अधिकारी बनेंगे ये उस चार्ज रजिस्टर का निर्माण करेंगे। और ये चार्ज रजिस्टर के बारे में मैंने आपको पूरी बात बताई। चार्ज रजिस्टर कैसे तैयार होगा और किस पद्धति से तैयार होगा, वो सारी बातें इसमें कही गई है। किस स्तर से इसका सारा फॉर्मेट मिलेगा, इसका फॉर्मेट मिलने के बाद आपको उस फॉर्मेट में सारी जानकारी को भरनी होगी। दिनांक 2/6/2022 को मंत्रिपरिषद की बैठक में जाति आधारित गणना करने का निर्णय लिया गया और सर्वप्रथम भारत में 1931 में जाति आधारित गणना हुई थी। उसके बाद ये दूसरा अपना बिहार राज्य है जो दूसरी बार गणना करा रहा है। ये पूरे भारत में पहली दफा हो रहा है, स्वतंत्र भारत में पहली दफा हो रहा है। इससे पहले कभी भी जाति आधारित गणना यहाँ नहीं हुई है। ये 2/6/2022 को मंत्रिपरिषद की बैठक में ये निर्णय लिया गया और उसका कार्यान्वयन अब प्रतिरूप हो रहा है। सरकार स्तर पर यह जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन विभाग को दी गई है। जिलाधिकारी इसके मेन चुनाव गणना अधिकारी होंगे। जिलाधिकारी के नीचे एसडीओ रैंक के अधिकारी, एसडीओ रैंक के नीचे बीडीओ रैंक के अधिकारी, और इस प्रकार ये करते करते सुपरवाइजर और परगणक तक चला जाएगा। और ये सिस्टमेटिक पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक कार्य करना है और सब एक सीरीज में कार्य होगा। कहीं भी किसी भी प्रकार की गलती आप एक दूसरे जगह में पकड़े जाएंगे और उसके कारण पूरी गणना गलत हो जाएगी। इसलिए इस कार्य को करते समय बिल्कुल ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की कोई भी गलती कहीं ना हो और पूरा समुचित सभी जाति, क्योंकि जाति आधारित गणना है तो जातियों का बिल्कुल स्पष्ट निरूपण हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। आगे बढ़ाओ। जाति आधारित गणना का मूल उद्देश्य राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में अचूक रूप से उनकी जाति एवं आर्थिक स्थिति का पता लगाना है। यह गणना राज्य की समस्त जनसंख्याओं में सभी संप्रदाय के प्रत्येक जाति के सदस्यों की संख्या और आर्थिक आकलन दे सकेगा। इस गणना में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। यह गणना प्रमाणिक विधि से संपन्न कराया जाएगा जिसके अधीन एकत्र किए गए आंकड़े सही एवं सत्यापित होंगे। आगे बढ़ाइए। प्रारंभिक ढांचा। प्रारंभिक ढांचा जाति आधारित गणना के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। जिला स्तर पर इस कार्य के लिए जिला पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं जो इसके संपूर्ण प्रभार में रहेंगे। हमारे राज्य बिहार में 38 जिला है और 534 प्रखंड हैं। नगर निकाय 261 और चार्ज ग्रामीण 534 हैं। आगे बढ़ाइए। चार्ज नगर 261, गन्ना उपगन्ना क्षेत्रों की संख्या 2,38,244 है। जनसंख्या 12,70,00,000 है और परिवार की संख्या 2,58,90,497 है। जाति आधारित गणना प्रत्येक कर्मी का जो दिया गया है भार वो ये है। जिला पदाधिकारी डीएम साहब इसके प्रधान गणना पदाधिकारी होंगे। एडीएम, डीडब्ल्यू, डीएसओ प्रधान गणना पदाधिकारी होंगे। सहायक प्रधान गणना पदाधिकारी होंगे। अनुमंडलाधिकारी अनुमंडल गणना पदाधिकारी होंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड चार्ज पदाधिकारी होंगे। नगर आयुक्त कार्यपालक अधिकारी म्यूनिसिपल चार्ज पदाधिकारी होंगे। अंचलाधिकारी सहायक प्रखंड चार्ज पदाधिकारी होंगे। अपर नगर आयुक्त सिटी मैनेजर सहायक म्युनिसिपल चार्ज पदाधिकारी होंगे। शिक्षक, कृषि समन्वयक, रोजगार सेवक,
विकास मित्र, लिपिक, मनरेगा, आंगनवाड़ी सेविका आदि प्रगणक होंगे, जिनकी संख्या 2,62,068 है। सहायक, जिनकी संख्या 2,62,068 है। और पर्यवेक्षक प्रत्येक परगणक 6 परगणक पर 39,707 है। ऊपर उठाओ। जाति आधारित गणना 2 चरणों में होनी है। प्रथम चरण, जिसमें मकान सूचीकरण, हाउस लिस्टिंग का कार्य होगा। हाउस लिस्टिंग के कार्य में गणना क्षेत्र का निर्धारण करना, गृह संख्या का निर्धारण करना, संक्षिप्त गृह पंजी तैयार किया जाना। द्वितीय चरण में वास्तविक गणना कार्य और परगणक द्वारा आंकड़ों का मोबाइल ऐप द्वारा अनुसूची के माध्यम से संकलन करना है। चार्ज अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिला अधिकारी के स्तर पर पोर्टल पर सभी आंकड़ों का अवलोकन एवं संपुष्टि होगा। प्रथम चरण। अब हम आते हैं प्रथम चरण में हमें जो कार्य करना है इस पे हम ध्यान लगाते हैं। मकान सूचीकरण की प्रक्रिया। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत के अधीन वार्डों को एक इकाई के रूप में रखा जाएगा यदि इसकी जनसंख्या लगभग 700 या परिवार 150 से 160 के बीच, ये फाउंडेशन है हमारा। जनसंख्या 700 या परिवार की संख्या 150 से 160 होगी तो इसे एक गणना क्षेत्र में रखा जाएगा। यदि अधिक होगी तो 2 गणना क्षेत्र में विभक्त किया जाएगा। यही प्रक्रिया नगर क्षेत्र में भी अपनाई जाएगी। प्रत्येक वार्ड में मकानों का नंबरीकरण उत्तर दिशा से प्रारंभ करके प्रत्येक मकान को एक मकान गणना अंक दिया जाएगा। इसी को वार्ड के अधीन होल्डिंग नंबर के रूप में अस्थायी अंकन के लिए पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग को दिया जाएगा ताकि इसका उपयोग मकान मालिक के द्वारा सभी प्रकार के कार्यों में किया जा सके। वास्तविक गणना। प्रगणक तथा सहायक के द्वारा प्रत्येक परिवार में जाकर परिवार के मुखिया से प्रपत्र में अंकित प्रश्नों के उत्तर लिए जाएंगे। प्रपत्र तथा मोबाइल ऐप में अंकित किया जाएगा। प्रपत्र में परिवार के मुखिया प्रगणक का हस्ताक्षर होगा। प्रत्येक प्रपत्र और मोबाइल एंट्री की जांच पर्यवेक्षक द्वारा की जाएगी। प्रपत्र और ऐप में कोड निर्देशिका में अंकित कोड ही भरे जाएंगे। जाति की जानकारी नहीं होने पर अलग बगल के लोगों से पूछकर इसकी संपुष्टि की जाएगी। बिहार के सभी लोगों की गणना की जाएगी। यद्यपि वे किसी कारणवश बिहार के बाहर भी हों तब भी किसी भी क्षेत्र या व्यक्ति गणना कार्य से छूटे नहीं और किसी व्यक्ति परिवार का 2 स्थानों पर गणना न हो। सर्वेक्षण की अवधि में तकनीकी कार्यकलाप। अनुसूची से मोबाइल ऐप में प्रत्येक परिवार के सदस्यों का आंकड़ा एकत्रित किया जाएगा। मोबाइल ऐप से यह आंकड़ा राज्य के सर्वर पर एकत्रित होगा जिसे पोर्टल के माध्यम से देखा जा सकता है। मोबाइल ऐप के पोर्टल तथा सर्वर इत्यादि पर भी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। एकत्र किए गए आंकड़ों का संकलन एवं प्रस्तुतिकरण। जाति आधारित गणना के आंकड़े बहुत बृहद और बहुआयामी होंगे जिसके लिए आंकड़ों का विश्लेषण विभिन्न आयामों में किया जाएगा। इसके अधीन निम्नांकित कार्य किए जाएंगे। आंकड़ों का संकलन एवं परिणाम का औपबंधिक सत्यापन प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर। राज्य स्तर पर आंकड़ों का संकलन एवं परिणाम का औपबंधिक अवलोकन, अंतिम प्रतिवेदन तैयार करना एवं प्रस्तुत करना। सरकार के स्तर पर स्वीकृत के उपरांत विभिन्न माध्यमों से एकत्र किए गए आंकड़ों का तालिकावार मुद्रण तथा प्रसारण। ये हमारा प्रपत्र से संबंधित क्या हमको करना है ये इसके बारे में जानकारी थी। अब प्रथम चरण में जो पहला कार्य हमें करना है वो है हाउस लिस्टिंग, मकान नंबरीकरण का कार्य। प्रगणक नक्शा को तैयार कर लिया जाना है। आवंटित गणना ब्लॉक का भ्रमण कर लिया जाए और महत्वपूर्ण जानकार व्यक्ति से पूछकर गणना क्षेत्र के संबंध में आश्वस्त हो लिया जाए। किसी भी दुविधा में पर्यवेक्षक से मार्गदर्शन लिया जाए। प्रगणक नक्शा पर आवंटित गणना उपगणना ब्लॉक मार्क कर लिया जाए। नक्शा पर चौहद्दी लिख लिया जाए। गणना क्षेत्र के अंदर पड़ने वाले सभी महत्वपूर्ण स्थल, चिन्ह आदि को मार्क कर लिया जाए। सभी सड़क, रेलवे लाइन, नदी आदि दिखा दिया जाए। मकान नंबरीकरण की तैयारी। गणना क्षेत्र की गलियों, सड़कों को उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में रेखांकित कर लिया जाए और क्रम से
तीर के निशान से मार्क कर लिया जाए। कागज पर गली में एक किनारे स्थित मकानों को एक छोर से आखिरी छोर तक एक ही क्रम में नंबर दिए जाए और उसके बाद ही गली को पार कर उल्टी दिशा में उसी क्रम में नंबर दिए जाएं। उसके बाद गली को पार कर उल्टी दिशा में उसी क्रम में नंबर देते हुए उस मकान के सामने आकर नंबर देना बंद किया जाए जहां से नंबर देना प्रारंभ किया गया था। किसी भी ब्लॉक में गली सड़क की सीध में ही नंबर दिए जाएंगे। अपनी इच्छा से किसी अन्य भौगोलिक दिशा में नंबर नहीं दिए जाएंगे। ऊपर बढ़ाइए। मकान नंबरीकरण की तैयारी। जिस किसी नगर निगम में पहले से होल्डिंग नंबर उपलब्ध हो तो उसकी जानकारी नगर निकाय के चार्ज अधिकारी को होगी। उसकी सूची प्राप्त कर लेना चाहिए और पूर्व में निर्धारित होल्डिंग नंबर को ही मकान नंबर माना जाना चाहिए। शेष छूटे हुए मकान को ही नंबर दिया जाना है। यदि उस वार्ड में पूर्व से निर्धारित आखिरी होल्डिंग नंबर 101 है तो उस छूटे हुए मकान के क्रम में 101, 102, 103 के क्रम में होंगे। ऊपर उठाइए। नहीं, और ऊपर जाइए। प्रत्येक गन्ना मकान भवन को क्रमित रूप से आरंभ से नंबर दिया जाएगा और प्रत्येक भवन के अधीन गन्ना मकान को नंबर दिया जाएगा। ऐसा संभव है कि एक भवन में एक या एक से अधिक मकान हो तो उस भवन में प्रत्येक मकान को नंबर दिया जाएगा। मकान का अर्थ है कि परिवारों के रहने वाला वह क्षेत्र जिसके बाहर निकलने के लिए समान दरवाजा हो। यदि किसी भवन में परिवार के निकलने से के पूर्व पूर्ण रूप से निर्धारित अलग अलग दरवाजा हो तो उस भवन में मकानों की संख्या निकास द्वार के संख्या के बराबर होगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई भवन है, भवन में अगर निकासी का 4 द्वार दिखाया गया है तो वहां मकानों की संख्या 4 होगी। भवन एक होगा लेकिन मकानों की संख्या 4 होगी। प्रत्येक गन्ना ब्लॉक के प्रथम भवन के प्रथम गन्ना मकान का नंबर 001 यानी 3 डिजिट में दिया जाना है। नंबर 001 से स्टार्ट करेंगे और उसे आखिरी जहां तक जाएगा वहां तक हम नंबर 150 से 160 के बीच में अंकित करेंगे। 3 डिजिट का इस्तेमाल करना है, इसका ध्यान रखा जाएगा। मकान नंबरीकरण की तैयारी। गन्ना मकानों के नंबरीकरण के उदाहरण। भवन संख्या अगर 1 है, गन्ना मकानों की संख्या अगर 2 है तो गन्ना मकानों के नंबर 001 और 002 देंगे। भवन 1 है, गन्ना मकानों की संख्या 2 हो रही है और इसी क्रम को हम जारी रखते हुए भवन नंबर 2 में आएंगे। अगर यहां मकानों की संख्या 3 है तो 003, 004, 005 ये क्रमशः नंबर सीरियल रूप से आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। ये उस जगह पर निर्भर करेगा कि भवन के अंदर कितना मकान है। ये संख्या यहां दिखाई गई है कि भवन नंबर 1 के अंदर 2 मकान, भवन नंबर 2 के अंदर 3 मकान और भवन नंबर 3 के अंदर 2 मकान है। ये क्रमबद्ध रूप से नहीं रहेगा, क्रमबद्ध रूप से ये चलेगा और ये चलेगा। आगे बढ़ाइए। अगर हम आते हैं मकान नंबरीकरण की तैयारी देते हैं तो यहां जो हमें चित्र दिखाया जा रहा है, यहां एक भवन है और एक गन्ना मकान है। यहां भवन भी एक है, निकासी का द्वार भी एक है, गन्ना मकान एक ही इसमें होगा। आगे बढ़ाइए। अगर हम दूसरे फिगर में आते हैं और यहां देखते हैं कि ये मकान 2 भाग में है, भवन संख्या 1, भवन संख्या 2। भवन संख्या 1 में मात्र 1 मकान है और भवन संख्या 2 में 3 मकान है, लेकिन ये दोनों मकान खाली है, यहां कोई रहता नहीं है। इस स्थिति में ये गैर आवासीय भी हो सकता है, लेकिन यहां कमरे हमें 5 दिखाए गए हैं। एक पहले पार्ट में 2 और दूसरे पार्ट में 3। तो पहले वाला मकान भवन संख्या 1 और दूसरे वाले मकान का भवन संख्या 2। यहां गन्ना मकान और गन्ना भवन संख्या दोनों बराबर निहित है। ऊपर उठाइए। मकान नंबरीकरण की तैयारी। लगातार भवन, इसमें 6 लगातार भवन निर्मित हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहां एक भवन से संख्या 4 तक प्रत्येक भवन में एक एक मकान है, यानी 1 नंबर भवन में 1 मकान, 2 नंबर भवन में 1 मकान, 3 नंबर भवन में भी 1 मकान, 4 नंबर भवन में भी 1 मकान।
लेकिन 5वें नंबर के भवन में जब हम आते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 मकान है। तो यहाँ ये जो मेरा मकान नंबर जो है, यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, ये भवन संख्या 5 में 2 मकान है। इसको हम ब्रैकेट में 2 लिख के इस चीज को निरूपित कर देंगे कि भवन संख्या 5 में 2 मकान है, और ये मकान का क्रमबद्ध सीरियल लगातार चलता रहेगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो भवन संख्या 6 में 3 मकान है, और मकान का क्रम संख्या यहाँ 6 से यहाँ 7 से स्टार्ट होगा, 7 8 और 9। इस प्रकार से हम यहाँ भवन नंबर देंगे। भवन नंबर देते समय अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भवन 1 मकान 1, लेकिन भवन 1 में 2 मकान भी हो सकता है, 3 मकान भी हो सकता है। तो वो हम परिवार के अनुसार डिवाइड करेंगे। अलग खाना बनता है, अलग रहता है, अलग फैमिली है, तो हम उसे अलग परिवार, अलग मकान का नंबर देंगे। लेकिन अगर एक ही मकान में एक ही परिवार रहता है, तल्ला 2 है, तो वो उस स्थिति में हमारा मकान नंबर 1 ही रहेगा। आगे बढ़ाइए। अब हम आते हैं बहुमंजिली इमारतें जो अपार्टमेंट टाइप के एरिया होते हैं, वहां पे हम जाते हैं तो एक बिल्डिंग में, एक भवन में कई मकान होते हैं। जैसा हमारे ये पिक्चर दिखा रहा है कि ये एक बिल्डिंग है और इसमें गन्ना मकानों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। बिल्डिंग भवन 1 है, गन्ना मकानों की संख्या 8 है। आगे बढ़ाइए। मकान नंबरीकरण की तैयारी। मकानों को जो हम नंबर देना शुरू करेंगे तो नहीं, ये इसको हटाइए, अब इसको हटा दीजिए, यहां से रोकिए उसको। हाँ, इसको दिखाइए, इसको दिखाइए। मकान नंबरीकरण कैसे करना है? मकान नंबरीकरण हम करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। मकान के प्रवेश द्वार पे मकान का नंबरीकरण किया जाना है। जो मकान का प्रवेश द्वार है वहां पे हम मकान का नंबरीकरण करेंगे। मकान नंबरीकरण करने के लिए हमें यहाँ एक मार्क दिखाया गया है और एक मार्कर भी हमें दी जाएगी जो लाल कलर की होगी, और लाल कलर से हमें 6 इंच बाई 6 इंच के बॉक्स में हमें भवन नंबर देना है। भवन नंबर देते समय हम 3 डिजिट का प्रयोग करेंगे, 001। उसी प्रकार से यहाँ भी हम करेंगे भवन नंबर। अगर बाय द वे भवन के अंदर कई मकान हैं तो उस मकान को हम नीचे शो करेंगे इस तरीके से, 001 से 003 तक है मकान। भवन संख्या 1 है और मकान संख्या उसके अंदर 3 है, तो भवन संख्या 1 में यहाँ 1 से लेके 3 तक हम दिखाएंगे, जैसा यहाँ दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर भवन में 3 से 5 तक का मकान है। तो इस प्रकार से हम नंबरिंग देना शुरू करेंगे। इसकी चौड़ाई 6 बाई 6 होनी चाहिए, प्रवेश द्वार पे अंकित होना चाहिए, और प्रवेश द्वार पे अंकित होने के बाद उसके अंदर अगर और मकान है तो वो भी नोटिफिकेशन वहां पे साफ दिखाई देना चाहिए कि इस भवन के अंदर कितने मकान हैं। आगे बढ़ाइए। मकान नंबरीकरण। मकान संख्या 3 4 5 6 बाई 6 इस तरीके से हम करेंगे, और अगर इसके अंदर में मकान है तो नीचे लाइए, इसके अंदर में अगर मकान है तो फिर नीचे लाइए। तो हम इस तरीके से वहां नंबर का नोटिफिकेशन, थोड़ा चौड़ा कीजिए, इसको जूम कीजिए इसको। इस प्रकार से हम उसको नंबर देंगे 001 से 003। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि भवन नंबर 2 में 001 से लेके 003 3 मकान है उसके अंदर। भवन 1 है, मकान 3 है। जाइए ऊपर। जाइए ऊपर जाइए। संक्षिप्त मकान सूची का ये एक फॉर्म है जो जिस मकान में हम जाएंगे वो कौन से जिले में है, उसका क्या कोड है, प्रखंड कौन सा है, क्या कोड है, पंचायत का क्या नाम है, क्या कोड है उसका, वार्ड संख्या कौन सा पड़ता है, गन्ना ब्लॉक है, अगर उप ब्लॉक है तो उप ब्लॉक का भी नाम देंगे, और 2 से अगर अधिक गन्ना ब्लॉक होगा तब हम उसके उप ब्लॉक का नाम देंगे। और इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट इशू करना होगा, पर्यवेक्षक करेंगे इशू प्रगणक को। ऊपर जाइए। पहचान संबंधी वही चीज यहां लिखा हुआ है
कि गन्ना, जिस गन्ना क्षेत्र में हम जाएंगे उसका वार्ड का क्या कोड है, जिला का क्या कोड है, लोकेशन क्या है, उस सारे विवरणों को वो चीज वहां दिखा देगा हमको, और उससे हमको पता चल जाएगा कि हम किस गन्ना ब्लॉक का और किस उप गन्ना ब्लॉक का हम जन जाति आधारित गन्ना करने गए हैं। और उस सर्टिफिकेट से ही पता चल जाएगा कि इस प्रगणक ने किस ब्लॉक का कार्य किया है और किस मकान से किस मकान तक का लोकेशन इनका है। ऊपर बढ़ाइए। अभी इसको इसको स्टॉप कर दीजिए। तो यहाँ पे प्रथम चरण कार्य, जो मकान सूचीकरण कार्य करने का हमारा जो पहला कार्य है, वो सबसे पहला कार्य है गन्ना क्षेत्र का निर्धारण। गन्ना क्षेत्र का निर्धारण होने पर फिर गृह संख्या का निर्धारण। गृह संख्या का निर्धारण करने पर संक्षिप्त गृह पंजी तैयार हो जाएगी हमारी। संक्षिप्त गृह पंजी तैयार होने पे ये हमारा, जब एक प्रकार का संक्षिप्त गृह पंजी मकान नंबर के साथ हमारा तैयार हो जाएगा, तो फिर हमारा नजरी नक्शा बनाने का कार्य होगा। चरण के गन्ना कार्य हेतु उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न प्रपत्र, हम कौन कौन सा चीज इस्तेमाल करना है और कैसे कार्य करना है, हम अब इसके बारे में जानेंगे। ऊपर उठाइए। उपयोग में लाए जाने वाले प्रपत्रों की सूची है संक्षिप्त मकान सूची, प्रगणक का नक्शा, पर्यवेक्षकीय नक्शा, चार्ज रजिस्टर, प्रगणक नियुक्ति पत्र, पर्यवेक्षक नियुक्ति पत्र और परिचय पत्र। हम इस प्रकार का कार्य, ये चार्ज स्तर पे, चार्ज अधिकारी के स्तर पे ये सभी चीजें हमें प्रोवाइड होगी और हमें इसी में कार्य करना है। इसमें क्या क्या कार्य करना है, तो सबसे पहले संक्षिप्त मकान सूची तैयार करना है। उसके बाद प्रगणक नजरी नक्शा बनाएंगे। नजरी नक्शा जब बन जाएगा तो 6 प्रगणक के ऊपर में एक पर्यवेक्षक है, तो पर्यवेक्षक फिर 6 प्रगणक का नक्शा, समेकित नक्शा बनाएंगे और फिर उनका पर्यवेक्षकीय नक्शा होगा। फिर चार्ज रजिस्टर का में सारा उल्लेख होगा, प्रगणक नियुक्त होंगे, नियुक्ति अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, पर्यवेक्षक नियुक्ति पत्र, जो कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। सभी प्रगणकों को उनकी सूची मिल चुकी है और उनकी ट्रेनिंग कब कहाँ है ये भी निर्धारित हो चुकी है, और सभी फील्ड ट्रेनरों को भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है और वे अब अपने स्तर से अपने प्रखंड में ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे।